नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। आज आप लोगों के सामने मैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पूस की रात लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। ये हल्कू है अपनी स्त्री से कह रहा है कि भाई सहना एक ज़मींदार है जो कि लेन देन का जो है व्यापार काम करता है, उधारी के पैसे देता है और फिर दुगुने चौगुने प्रकार से है उसको वसूल करता है। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए है, दे दोगे तो कमल कहाँ से आएगा? कंबल, यहाँ पे कमल लिखा है, कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? यहाँ पर देखिए मुन्नी है जो हल्कू की पत्नी है और वो कह रही है कि 3 रुपए ही है और यदि वो 3 रुपए भी इसको दे दिए तो फिर कंबल कहाँ से आएगा? और ये माघ में जो है पूस की रात है, रात कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह से सोएगा या किस तरह से वो सोकर रात गुजारेगा। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टलेगी। तो यह अपनी पत्नी, हल्कू अपनी पत्नी को समझा रहा है कि भाई जैसे भी करके है इसके पैसे दे दें, हम भले ही जाड़े में मरेंगे या फिर कुछ भी कैसे भी हो कि सह लेंगे, लेकिन कम से कम ये जो बला है सर पर अभी जो खड़ी है इससे तो पीछा छूटे। वो इस तरह से मानेगा भी नहीं और घुड़कियाँ देगा, दौंस जमाएगा, गालियाँ देगा, ठीक है ना। तो इस तरह वो मुन्नी को समझा रहा है कि भाई पैसे दे दिए जाए ताकि यह यहाँ से चला जाए। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था। अब देखो, भारी भरकम डील मतलब काम करने की वजह से थकान हो सकती है, बाकी उसका जो शरीर है वो जो डील है वो इस नाम को है झूठा साबित कर रहा था, सिद्ध कर रहा था। मतलब गरीब था तो भारी भरकम डील होना तो है नहीं, गरीबी था और दुबला पतला ही हो सकता है शायद, मेरे ख्याल से। स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेगा। और मुन्नी के पास आकर वो खुशामद करके बोला कि भाई कम से कम इसको दे देंगे तो गला तो छूटेगा नहीं, तो ये गला पकड़ के बैठा है, अभी जाएगा नहीं यहाँ से। और रही बात कंबल की, तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय हम लोग सोच लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय। इस तरह हल्कू को आंखें दिखाते हुए, आंखें तराते हुए वो बोली कि कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? वो इस तरह से है, उल्हाना दे रही है, उसको फटकार लगा रही है कि भाई क्या उपाय करोगे? कौन ऐसे आज वर्तमान में ऐसा कौन है जो तुम्हें खैरात में कंबल दे देगा? न जान कितनी बाकी है जो किसी तरह
चुकने ही नहीं आती। अब ये देखो, उस समय की वस्तु स्थिति ये थी कि जो उधारी के पैसे अगर दिए जाते थे तो एक तो अशिक्षा का प्रभाव भी था, और दूसरा जो लेनदार थे, जो ज़मींदार थे, वो इनसे कई गुना है ज़्यादा जो है लगान कह सकते हैं या उधारी का जो है सूद वसूल करते थे। तो ये दे दे के मतलब इनकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी उस समय। तो मुन्नी गैरी के न जाने कितना बाकी है अभी तक, किसी तरह चुकने को नहीं आता है। मतलब हर बार दिए जाते हैं लेकिन फिर भी ये जो है उधारी का जो है ना मूल चुकता है, ना मूलधन, और ना ही उधारी का जो ब्याज है, सूद है, चुकता है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। मुन्नी कह रही कि तुम, हल्कू से कह रही कि तुम खेती ही छोड़ दो, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। एक तो रात भर जो है खेती की रखवाली करनी पड़ती है, ठंड में, गर्मी में, जो भी मौसम हो, और मर मर कर काम करने के बाद में भी जो उपज होती है हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। तो इस तरह से वो दे दी जाए। फिर इसने कहा भाई जैसे तैसे करके मर मर के भी काम करके जो भी उपज होती है वो बाकी दे दो और इससे छुट्टी पा लो, इससे अच्छा यही है। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। और उसने कहा कि भाई एक तो हम मर मर के भी जैसे तैसे काम कर रहे हैं, और हमारा जो जन्म ही इसलिए हुआ है कि भाई ये जितना भी है हम चुकता करते रहें ज़िंदगी भर, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेत। उसने फिर उस हल्कू से कहा कि भाई पेट के लिए मजदूरी करो और ऐसी खेती से बाज आ जाए, इस खेती से कोई लाभ नहीं है, मैं रुपए ना दूंगी। और इस तरह वह हट कर लेती कि मैं रुपए उस सहना को नहीं दूंगी। हल्को उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुनि ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। मुनि ने कहा, एक तपक कर कहा कि गाली क्यों देगा वो, उसका राज है क्या। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें जो ढीली पड़ गई। उसको पता था कि आखिर में होना वही है, जो ज़मींदार, जो सूदखोर है, उनसे हम बचकर निकल नहीं सकते। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की इसे खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। और इस तरह मुन्नी ने कहा कि तुम ये खेती वगैरह है इससे बाज आ जाओ, छोड़ दो, इससे कोई लाभ नहीं है, और जो भी मजूरी मिलेगी दिन भर काम करेंगे तो उससे कम से कम नसीब तो होगी, रोटी तो नसीब होगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस अलग से। तो फिर उसने कहा कि मजदूरी करेंगे, मजदूरी करने से कम सुख की रोटी मिलेगी और किसी की धौंस ना रहेगी, किसी का दिन नहीं रहेंगे हम लोग। अच्छी खेती है मतलब ये खेती वगैरह करना अच्छा है, मजदूरी करके लाओ, और जितना भी हम मजदूरी करके लाते हैं वो सारा का सारा इसमें झोंक देते हैं, और उस पर से भी धौंस अलग से मिलती है इन लोगों की, ज़मींदारों की, इन सूदखोरों की। हल्को ना रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो।
अब कठोर मन से उसने जैसे तैसे करके 3 रुपए जमा किए थे कंबल लाने के लिए। और उसकी रात में उसको रात भर है चौकीदारी करनी होती है, उसकी खेत की रखवाली करनी होती है। तो ठंड में वो ठिठुर जाता है, इसलिए उसने वो कंबल के लिए 3 रुपए बचा के रखे थे। लेकिन वो जब पैसे वहाँ से लेकर आ रहा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अपना हृदय है निकाल कर वो उसको सहना को देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। तो उसका एक एक जो पैर है पग पग के साथ जैसे जैसे बढ़ रहा था, तो मस्तक से जो जिस तरह से पानी के अंदर भीतर है गरीबी के जो तालाब में डुबकी लगाकर वो अंदर ही अंदर दबा जा रहा हो, डूब रहा हो भार के तले। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। अब ये रात का दृश्य है और आकाश में जो है तारे वगैरह वो भी ऐसा लग रहा था इस सर्दी की वजह से ठिठुर रहे हो। और हल्कू हल्कू है, ऊख के कुछ पत्ते थे और जिसकी छतरी और एक बांस का जो खटाड़ा बना हुआ था, तो उस खटाड़े पर अपनी पुरानी कोई गाड़े की चादर थी, उसको ओढ़ कर है कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कुह कुह कर रहा था। और उसकी खाट के नीचे जो है उसका जो पालतू कुत्ता था जबरा था, वो भी है अपना मुंह है पेट में डालकर दुबक कर बैठा हुआ था और कूं कूं की आवाज़ कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। अब सर्दी इतनी ठिठुरन थी और ऊपर से ये चादर जो थी वो भी एक फटी पुरानी सी थी, उससे ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी, ठंड लग रही थी। तो नींद ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में नींद आना संभव भी नहीं है। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, यूँ जबरा जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। ये व्यंग्यपूर्ण जो है अट्ठासपूर्ण जबरे से कह रहा है। अलगू है जो अपनी गर्दन और घुटनियों को है चिपकाते हुए और बिल्कुल सिकुड़ कर सोते हुए जबरे से कहा कि भाई जाड़ा लगता है क्या। तो उस समय तो कहता था कि घर में जो पुआल पर लेट रहा हूँ और फिर क्या हुआ, यहाँ क्या लेने आए तुम। अब खाओ ठंड में भुगतो, मैं क्या करूँ। जानते थे मैं, और इस तरह के भी तुम्हें पता ही था, तो यहाँ मैं कौन सा यहाँ हलवा पूरी खाने के लिए आ रहा हूँ जो दौड़े दौड़े तुम पीछे चले आए। और अब रो नानी के नाम को, ठीक है ना। ये इस तरह से जबरे को कह रहा है। जबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुह कुह को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। जबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुह कुह की दीर्घ बनाता हुआ कहा। उसको ऐसा एहसास हुआ कि कल से यहाँ मत आना मेरे साथ में, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है।
ये ये एक तरह से मतलब देशज भाषा का प्रयोग है। ये पछुआ जो है, जो हवाएं हैं, ठीक है ना, तो ये पता नहीं कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है, बर्फ़ लिए आ रही है, मतलब ठंडी हवाएं, शीतलहर है, वो कहाँ से लेके आ रही है। उठूँ फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जगदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। अब देखो ये पूरी की पूरी उसने कहा कि भाई ये इतनी ठंडी शीतलहर आ रही है, और फिर वो कहता है उठ कर फिर एक चिलम भरूं, और किसी तरह यह रात है कट जाए। 8 चिलम अभी तक उसने है आगे पी चुका है वो, और यह खेती का एक अलग ही मज़ा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे, ठीक है ना। जाड़ा भी गर्मी से ऐसे भगवान से घबरा कर भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे हैं, लियाफ है, कंबल है, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए, ठीक है ना। भाई मोटे मोटे लियाफ और कंबल ये सब हो तो मजाल है किसी का कि जाड़ा भी है वो नज़दीक से गुजर जाए। हाँ, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। हल्कू ने जबरे से कहा कि भाई जबरा चिलम पिएगा? जाड़ा तो अब इससे कितना क्या दूर होता है, लेकिन जरा मन है बहल जाता है कि भाई चलो थोड़ी सी गर्मी तो आई। जबरे ने उनके मुंह की और प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। तो हल्कू ने जबरे से कहा कि आज का तुम चला ले, कल है यहाँ पुआल कुछ पाल वगैरह कुछ है, कुछ ऐसा बिछा देंगे जिससे क्या होगा कि तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी, और तुम घुसकर है वो बैठ जाना उसमें। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, और इस तरह जबरा उसके पास में, घुटने के पास में उसने पैर रख दिया, और उसका मुंह है उसके हल्कू के पास में ले गया जबरा। और हल्कू को भी उसके जो है उसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा की किसी पिशाच की भांति उसकी छाती वो दबाए हुए था। अब वो चिलम भर के लेट गया और उसने फैसला कर लिया कि भाई अब तो लेट सो जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद में है उसके हृदय में कंपन होने लगा, और कभी वह इस करवट कभी उस करवट लेटता, लेकिन जाड़ा है ऐसा जैसे किसी पिशाच भूत प्रेत की तरह वो उसकी छाती दबाए हुए बैठा था, छोड़ ही नहीं रहा था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। अब क्या हुआ, हल्कू ने जब उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, ठंड लग रही थी, तो उसने क्योंकि अब जबरा भी उसके खाट के नीचे सो रहा था,
तो उसने जबरे को उठा लिया, उठा के अपनी गोद में सुला लिया और उसको थपथपा कर है वो स्वयं भी उसके पास में सो गया। अब कुत्ता है, एक जानवर है, तो उसकी जो है देह से, उसकी जो उसके शरीर से है एक दुर्गंध आ रही थी। और फिर भी उसको है हल्कू ने उसको चिपटाए हुए उसके साथ में सो रहा था और ऐसा अनुभव कर रहा था जो कि उसने कई महीनों से है वो नहीं किया था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतने ही तत्परता से गले लगाता। और यह जबरा भी यह समझता था कि जो उसका जो मित्र कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं, हल्कू है, उसकी आत्मा इतनी पवित्र है कि उसके अंतर्मन में उसके प्रति जो घृणा का एक अंश भी नहीं है। और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई उसका भी मित्र हो या उसका भाई हो, और जिस तरह से वो अपने भाई को जितनी तत्परता से गले लगाता है उसी तरह उसको भी लगा रहा है। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। उसकी दशा जो थी वो बहुत ही गरीबी की हालत में वो दिन गुजार रहा था, लेकिन अपनी दीनता से आहत न था। जो आज उसकी दशा आज हो गई थी, जिसने गरीबी ने उसकी ऐसी दशा को पहुंचा दिया था, लेकिन वो जरा भी अंतर्मन से आहत नहीं था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो ये जबरा और जो हल्कू है उसकी मैत्री है, और इस मित्रता ने है आत्मा, अंतर्मन की जो आत्मा है उसके सारे द्वार है वो खुले रख दिए हो, और प्रत्येक जो कण कण है, अंश है, वो एक प्रकाश से चमक रहा हो। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, और अचानक किसी जानवर की सरसराहट है उसको महसूस हुई जबरे को। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी। वो जो विशेष आत्मीयता थी, दोनों जो है चिमट कर सो रहे थे, तो उसमें है वो एक स्फूर्ति पैदा हो रही थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। और वो स्फूर्ति से अचानक है कुत्ता, पहले तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन अब थोड़ी सी उसको गर्मी सी मिली हल्कू के साथ में लेट कर, तो वह एकदम स्फूर्ति से उठकर है वो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझकर उस छपरी से बाहर है वो आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, मतलब जिस तरह से कुत्ते को पुकार कर बुलाया जाता है उसी तरह से प्यार से है, दुलार से हल्कू ने कई बार कुत्ते को बुलाया, जबरे को बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। हार जो खेत का जो एक क्षेत्र है, तो उसमें वो है चारों तरफ इधर उधर दौड़ दौड़ कर है वो भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। वो उसके आसपास का एक हार बना हुआ था, एक क्षेत्र बना हुआ था, तो जहाँ पर वो फसल काट कर इकट्ठी की जाती है, तो वहाँ पर वो कुत्ता है एक बार दौड़ कर जाता, फिर तुरंत दौड़ कर वापस आ जाता, फिर चला जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था, और शायद उसके हृदय में भी ऐसा अपने मालिक के प्रति वफादारी थी जो कि उसको अपने कर्तव्य का भान करा रहा था, याद दिला रहा था कि नहीं, हल्कू भले ही सो जाए, लेकिन यदि उसके खेत में कोई अन्य जानवर घुस जाएगा तो वो अपना है वो फर्ज पूरी तरह से कर्तव्य निभाएगा।
1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। अब देखिए, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही थी। रात जैसे 2 घंटे और गुजर गए थे, 1-2 घंटे, और फिर क्या हुआ, जैसे शीत है और बढ़ रही थी। हल्कू एकदम उठकर बैठ गया, दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसके अंदर छिपा लिया। फिर भी ठंड है वो कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है, तो मतलब एक पहर से भी ऊपर रात है। अभी तक तो सप्तऋषि जो है, मंडल के जो तारे हैं वो भी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। वो जब एकदम ऊपर आ जाएंगे तब ऐसा लगेगा कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के ठप्पे पर आमों का एक बाग था। हल्कू के खेत से एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। यानी कि यूँ कह सकते हैं अपन, पड़ोस में ही, समीप में ही जो है आमों का एक कोई बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियों को बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं, या जो है उनको जलाकर है अपने शरीर को थोड़ा है गर्मी प्रदान की जाए। रात को कोई मुझे पत्तियों को बटोरता देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता। तो हल्कू ने सोचा कि भाई पास में जो टप्पे जो है आमों का एक बाग है, और वहाँ से क्या किया जाए, आम की जो पत्तियाँ हैं उसको इकट्ठा करके जलाया जाए, ताकि कम से कम आग जले और थोड़ा तपन मिले शरीर को। और यदि कोई देख भी लेगा तो समझेगा कि कोई जानवर घुस आया है या कोई भूत होगा। ठीक है ना, ये चीज़ कयास लगा रहा है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। अब उसने क्या किया, एक झाड़ू बना लिया और जो अरहर के खेत से है कुछ पौधे उखाड़े और झाड़ू बना लिया, और हाथ में एक उपला था सुलगता हुआ, और इस तरह से वो बगीचे की तरफ चला गया। जबरे ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। जबरा उसके पीछे पीछे आ गया दुम हिलाते हुए। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर तापें। टोटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। अभी थोड़ी सी गर्मी मिलेगी तो फिर आकर सो जाएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरे ने कू कू कर सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला गया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। अब देखो, सर्दी का पूस की जो सर्दी थी बहुत ही भयानक सर्दी थी, और बगीचे के अंदर भी अंधकार था, और ये जो ठंडी शीतलहर थी वो पत्तियों को कुचलती हुई चल रही थी। ऐसा लग रहा था, ये मानवीकरण किया गया यहाँ पर, जैसे पवन चल रही हो, कुचल रही हो। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। अचानक एक खुशबू फूलों जो है मेहंदी के फूलों की जो खुशबू है वो झोंका ऐसा जो है महसूस हुआ। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरू से कहा। जबरू ने कहीं जमीन
पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। जबरू को कोई एक हड्डी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था, उसे जो है हड्डी को निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। वो उपले में जो लगाई हुई आग थी उसको नीचे रखा और जो पत्तियां हैं उसको इकट्ठा करने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और हाथ एकदम जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो हाथ है बिल्कुल ठिठुर जाते हैं, अकड़ जाते हैं और पांव भी ऐसे लगते हैं जैसे गले जा रहे हो। और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। और पत्तियों को है वो क्या करेगा, पहाड़ इकट्ठा करके अलाव जला रहा है और ठंड को क्या कर देगा, इस तरह से वो है ये ठंड है समाप्त हो जाएगी, यानी कि इस अलाव में है ठंड जलकर भस्म हो जाएगी। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपनी सिरों पर संभाले हुए हो। अब ऐसा लग रहा था बगीचे में वो जो पत्तियां हैं जलाई जा रही थी और जो अंधकार है वो चारों तरफ जो पत्तियां जल रही थी उसका प्रकाश हो रहा था और चारों तरफ जो अंधकार है वो चारों अपने सिरों पर संभाले हुए था। लेकिन ऊपरी प्रकाश था, लेकिन पेड़ों के नीचे जो है पत्तियां जलाई जा रही थी, जो प्रकाशमान हो रहा था। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था और इस तरह से लग रहा था जैसे ये इस अंधकार के अनंत सागर में एक कोई नौका है वो के समान ये प्रकाश हिलता डुलता हुआ मचलता हुआ चल रहा हो। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए और उसने क्या किया फिर है जो शरीर के ऊपर जो कुछ दोहर जो कपड़ा होता है बस वो उतार के बगल में रख दिया और फिर है दोनों पैर है जो सामने सीधे करके उसको तपाने लगा, मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में आए सोकर। और फिर अब क्या था, गर्मी महसूस होने लगी थी, पत्तियां जल रही थी और अब वो ठंड को भी कह रहा कि जो तेरे को बन पड़े वो तू कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरे ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। क्योंकि पत्तियां जल रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी, तो जबरे ने भी ऐसे सहमति करके कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते भाई। जबरे ने ऐसे पूंछ हिलाई और पूंछ हिलाते हुए उसने हामी भरी कि यह उपाय पहले कर लेते तो इतनी ठंड ना लगती। अच्छा हो, अब इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अब देखो भैया थोड़ी गर्मी सी मिली तो उनके मन में भी थोड़ा चंचल मन है, चंचलता दिखाने के लिए शुरू हो गया। अच्छा आओ और इस अलाव को कूद कर पार करो, देखे कौन निकल आता है। और इस जो अलाव जलाया हुआ था उसके ऊपर से कूद कर निकलने की बात कर रहा है हल्कू। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूँगा। अब हल्कू कह रहा है कि बेटा अगर जरा सा भी इधर उधर हो गए, जल गए तो बेटे तो फिर दवा कौन करेगा तेरी, मैं तो ना करूँगा। जबरे ने उस अग्नि राशि को की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुनि से कल ना कह देना, नहीं लड़ाई करेगी।
जबरे ने अग्नि राशि को है निश्चल जो है आंखों से देखा और फिर किया, मुन्नी से कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ और इस प्रकार हल्कू है उस जो अलाव है उसके ऊपर से उछला। उसने जबरे से कहा कि भाई तू मुन्नी को है वो यह सब बात मत कह देना, नहीं तो उस लड़ाई करेगी मुझसे। और इस तरह से वो उछल कर अलाव से ऊपर से कूदा। फिर थोड़ी सी लपट भी लग गई थी उसको, लेकिन कोई बात नहीं थी। और जबरा भी इधर उधर इर्द गिर्द घूमकर उसके पास में आकर खड़ा होगा। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। तो हल्कू ने जबरे से कहा कि नहीं नहीं, तुमने सही है, वो सही तरीके से नहीं, इधर उधर घूम कर नहीं, इसके ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। और फिर हल्कू ने छलांग लगाई और अलाव के उस पार चला गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। अब पूरी पत्तियां सारी की सारी है पत्तियां जल चुकी थी। अंधेरा हो गया था फिर से बगीचे में, और राख के नीचे थोड़े बहुत जो शोले थे वो हवा के झोंकों के साथ कभी कभी सुलगने लगते, और इस तरह से है वो कभी कभी फिर से है वो आंखें मूंद लेते थे। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरे के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। अब देखो ये क्योंकि गर्मी से हल्कू को क्या हो गई थी, थोड़ी गर्मी भी मिल गई तो आलस्य भी आ गया और वो है वो वहाँ लेट गया था। और फिर जैसे जबरा है भूख कर खेत की ओर भागा तो हल्कू को ऐसा लगा कोई जानवरों का झुंड है या नील गायों का कोई झुंड है उसके खेत में घुस आया है। उसके उन जानवरों के इधर उधर से दौड़ने की कूदने की आवाज़ें आ रही थी, और ऐसा उसको लग रहा था जैसे वो खेत को चर रहे हो। और चबाने की आवाज़ भी चरचर की जो है उनको सुनाई देने लगती थी। और लेकिन फिर भी उसने कहा जबरा है तो जानवर खेत में नहीं आ सकते, जबरा उसको नोच ही न डाले। लेकिन फिर भी उसको भ्रम हो रहा था कि शायद खेत में अभी भी जानवर है। लेकिन फिर लगा कि अब तो कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे शायद हो सकता है कोई भ्रम हो या धोखा हो। कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। लेकिन जबरा है, जबरे को शायद जानवर उसको ऐसे लग रहे थे सरसराहट की आवाज़ से, इसलिए वह उनके ऊपर भौंक रहा था, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा तंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। अब क्या हुआ, एक इतनी गर्मी महसूस होने के बाद में उसे पता लग गया था कि कोई जानवर है खेत में चर रहा है। उसको आहट लग रही थी, लेकिन अब वह अपने को धोखा ना दे सका।
वो अपने आप को स्वयं को धोखे में तो नहीं रखना चाहता था कि जानवर तो ज़रूर चर रहे हैं, लेकिन उसे अपनी जगह से हिलना है बिल्कुल भी एकदम लग रहा था, जहर लग रहा था, यूँ कह सकते हैं अपन को, उसको बहुत ही पीड़ादायक लग रहा था। वह एकदम बिल्कुल अलसाया हुआ बैठा हुआ था और इस जाड़े में, इस सर्दी में वो खेत में जाना और जानवरों के पीछे दौड़ना उसको असहज लग रहा था, असहनीय लग रहा था और वह अपनी जगह से हिल भी ना सका। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। ज़ोर से उसने, जैसे एक किसान है खेत में हिलोरे लगाता है, उसी तरह से उसने ज़ोर ज़ोर से हिलो हिलो की आवाज़, हिलोर की आवाज़ है लगाई। जबरा भी भूख रहा था, लेकिन जानवर है वो खेत चर रहे थे, फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। अब क्योंकि जो है हल्कू कई दिनों से खेत की रखवाली कर रहा था, तो फसल अच्छी खासी हो रखी थी, लेकिन फिर भी क्या है कि जानवर घुस आए थे और उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का एक कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठा और राख को देर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जैसे ही वो लगा कि भाई जानवर उसके है खेत को तबाह कर रहे हैं, तो वो उठकर खड़ा हुआ, 1-2 कदम चला, लेकिन एकाएक ठंडी हवा की लौर ने उसको ऐसा लगा जैसे कोई बिच्छू है वो काट गया हो। एकदम बहुत भयानक जो है ठंड लगी उसको, झोंका लगा और वह पुनः आकर है उस अलाव के पास में आकर बैठ गया, राख को कुदेरने लगा और अपनी देह को है गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्को गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अब क्योंकि इतनी ठंड थी, जबरा हालांकि है गला फाड़ फाड़ कर उन पे भौंक रहा था, लेकिन नील गायें थी वो खेत को चरे जा रही थी, तबाह कर रही थी, और हल्कू है वो अकर्मण्य भाव से अब उसके अंदर वो क्षमता भी नहीं थी कि वो इस ठंड का सामना करके उन जानवरों को भगा सके। तो वो गर्म राख के पास में शांत बैठा हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कर्महीन प्राणी की तरह कोई रस्सियाँ है उसको चारों तरफ से है वो जकड़ कर रखी हुई है। उसी राख के पास एक गर्म जमीन परत वही चादर ओढ़कर सो गया और उस गर्म जमीन की जो है उस अलाव की वजह से ज़मीन गर्म हो रखी थी, तो वहाँ अलाव के पास में है गर्म ज़मीन पर चादर ओढ़कर वह सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? और धूप निकल गई थी और मुन्नी है दौड़ी हुई खेत में आ रही थी और उसको बोल रही थी कि भाई आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। भाई तुम तो यहाँ अलाव जलाओ तला जो है चलाकर या जलाकर यहाँ पर सोए हुए हो और उधर जानवर सारा खेत खा गए, खेती पूरी चौपट हो गई। हल्कू न उठकर क्या तू खेत से होकर आ रही है? हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ेया डालने से क्या हुआ? या कि भाई तुमने ये जो है यहाँ पर मुंडेर डाला है या जो तुमने यहाँ पर काट बिछाई है जो है, तो यहाँ तुम्हारे बैठने से, यहाँ खाट डालने से क्या हुआ? सारे के सारे खेत तो है जानवर है चर गए, तबाह कर गए।
हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ। मुझे इतना रात में इतना पेट में दर्द हुआ, मरते मरते बचा हूँ, उसने हल्कू ने बहाना किया। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, जो खेत है उसके किनारे या जो बाड़ है उसके किनारे आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। और जो खेत के बीच में जो जहाँ पर ये लोग हैं हल्कू और यहाँ सोए हुए थे, तो वहाँ पर जबरा है चित्त लेटा हुआ पड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके भीतर प्राण ही नहीं है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। दोनों खेत को देखकर है, उनको खेत की दशा तो बहुत दयनीय थी, लेकिन फिर भी जो है हल्कू के मन में एक प्रसन्नता थी। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी और भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो इस तरह से यह जो है कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी। एक गरीबी से ग्रस्त एक आम किसान की, उसके गृह स्थिति की और सहना जैसे ज़मींदार लोगों के ये अत्याचार और को सहते हुए उनके जो है उनकी सूदखोरी, ब्याज आदि के बोझ तले अपने जीवन को किस तरह से गुजारा करते हुए हल्कू और मुन्नी की ये कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और यदि यह कहानी अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।